टॉपिक पे आ जाओ वापस। रिफ्लेक्शन हो चुका था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पीई की क्लास तो थी, पीई की तो पहले से मुझे क्या पता पीई की थी, घर से होती हो, मैं यहाँ आता हूँ ले जो बंदा घर में गया, जबकि टाइम टेबल में तो चलो। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन मेरी स्पीड से पढ़ाऊंगा, मेरी स्पीड से, बस मत लो टेंशन। आधे कह रहे हैं सर धीरे ही पढ़ाओ, आधे कह रहे हैं तेज, मैं मेरी स्पीड से पढ़ाऊंगा, जहाँ समझ में नहीं आई वहां बोल देना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में अपन थोड़ा बहुत तो कल देख ही चुके थे कि कोई भी एक प्लेन है, इससे पहले वाला एक मैंने डायग्राम आपको बता दिया था, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने का नहीं और ज्यादा टेंशन ना मुझे देने का। ठीक है। यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होगी तो किस फॉर्म में होगी? लाइट का मतलब वेवलेट्स इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट वेवलेट से इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन बढ़ाएगा? रेज। यही था ये 1 2 3, इसका एंगल था यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होता है ये वैसे आई, लेकिन यहाँ पे लेके किसको चलते हैं? ये था अपने पास ए बी। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, होगा तब भी कोई बात अब मैं ज्यादा करूंगा नहीं। ये इंसिडेंट वेवलेट्स, ठीक है। अभी इस इंसिडेंट वेवलेट्स की बात करेंगे तो यहाँ से ये, अब ये चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कोई टी टाइम की बात कर रहा हूं मैं किसकी? अब यहाँ पे मीडियम डिफरेंट होंगे, मीडियम डिफरेंट होने का मतलब ये μ1 तो ये μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट एंड μ2 is greater than μ1, that is the μ2 is denser medium and μ1 is rare medium. In the rare medium, the speed of light is high, and in the denser medium, the speed of light is low. ठीक है। अब मेन कंडीशन उस दिन की तरह जो भी है वो यही कि ये लाइट यहां तक ट्रेवल्ड करती है कितने टाइम में? टी टाइम में। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? मान लो यहाँ पे स्पीड है v1, स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। टी टाइम में बात करेंगे, ये बी डैश और बी डैश पे ये ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम vt। क्या यहाँ से जो लाइट अनदर मीडियम में ट्रेवल करेगी वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी इस टी टाइम में? नहीं, बिकॉज दिस इज अ रेयर एंड डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जो लाइट ट्रेवल होगी वो क्या होगी? इससे तो कम ही होगी, और बेंड होगी, ध्यान रखना। बेंड होने वाला ये इधर जा रही थी तो ये हल्का सा बेंड कर दूं, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, यानी कि लाइट, और ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की उससे कम ही कर दो और इसको मिला दो। ये डिस्टेंस कम ट्रेवल की है, मैंने पहले ही बता देता हूँ। और ये लाइट, ये तो नॉर्मल, ये एन, ये एन डेस। और इन पे लाइट की बात करें तो ये हो गई इंसिडेंट, ये एंगल आर, ये एंगल आर, है ना? ये एंगल आर, ये एंगल। इसमें कोई डाउट है किसी को डायग्राम में तो बोले, और इनके नाम ए बी डैश, ये ए डैश। यहाँ से यहाँ तक कि ए ए डैश की जो डिस्टेंस होगी वो v2t होगी, ये डिस्टेंस है ना। ये रिफ्रैक्टिंग वेव लेट्स हो गया।
रिफ्रैक्टिंग वेवलेट्स, वो इंसिडेंट वेवलेट्स। कोई डाउट नहीं है? अब इससे रिलेटेड थ्योरी, तो फर्स्ट लो तो वही, फर्स्ट लो तो सीधा साधा सा है, क्या? इंसिडेंट वेवलेट्स, रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स एंड नॉर्मल लाइज इन दी सेम प्लेन। सेकंड के लिए क्या था यहाँ पे? रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या था बेटा? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ की बात करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू 1, दैट इज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं, पहले फर्स्ट लो लिख लो, लिखो यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी आप लिख देना कि इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ गई है और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से कहाँ गई है, लिखो फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हेलो, वही बेटा, चेंज थोड़ी हुई है। नहीं यार, चेंज बेटा, आईडी पासवर्ड चेंज हुए हैं क्या? अरे आईडी पासवर्ड आईडी सेम है, नो 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 नो, चेंज नहीं हुआ बेटा। नहीं हो रहा है, किसी से दूसरा लेके बताऊं? बेटा कोई भी एक स्टूडेंट, सभी मत टाइप करना, कोई भी एक आईडी पासवर्ड सेंड करो जल्दी से। आईडी, अरे यार एक 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 92, जल्दी से लिखो, 923418 742 आईडी 9234418742 और पासवर्ड है 246798 248742। जल्दी लिखो बेटा, क्लास चल रही है। और पासवर्ड 246798। ठीक, ठीक है, जल्दी कर ले, क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास चल रही है। या मनोज जैन सर से कांटेक्ट कर लो एक बार, उनसे पूछ लो कुछ हुआ हो गड़बड़, मुझे पता नहीं आईडी वाईडी के बारे में। चलो अपने पास टॉपिक लिखना स्टार्ट करें बेटा। as shown in figure या as shown in diagram, the incident wavelets and refracting wavelets या refracted wavelets and normal lies in the normal n and n days lies in the same plane, lies in the same plane। ठीक है, क्या क्या? इंसिडेंट वेवलेट्स, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स और नॉर्मल एन एंड एन डेज लाइज इन दी सेम प्लेन। ठीक है, अब सेकंड लॉ को प्रूव कर दें, तो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ ना। इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, इसमें क्या लोगे, अपन को क्या लाना है? साइन आई अपॉन साइन आर लाना है, तो साइन आई ये रहा, साइन आई लगा दो, क्या आएगा फॉर्मूला? साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन के सामने परपेंडिकुलर कौन है? बी बी डैश अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए बी डैश, यही है 90 के सामने। इक्वेशन 1 या वो भी रख दें वैल्यू, बाद में रखेंगे, चलो इक्वेशन 1, इन ट्राइंगल ए बी
डैश ए डैश, यही है नीचे वाला ट्रायंगल, ए बी डैश ए डैश। इसमें साइन आर इक्वल टू आई के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आर इधर है तो ये ए डैश अपॉन ए बी डैश, यही है। लाना क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 क्या होगा बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, एंड रिवर्स हो जाएगा ये, तो ए डैश एंड ए बी डैश दैट इज कैंसिल आउट, बी बी डैश अपॉन ए डैश, रिमेनिंग क्वांटिटीज क्या हुई, नहीं कर दूं क्या इसको फिनिश, साइन आई अपॉन साइन आर बी बी डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैंने लिखी भी थी, बी बी डैश v1t एंड बी ए डैश v2t, t से t cancel out, then v1 upon v2, and we know that mu is inversely proportional to v, that is mu1 upon mu, मतलब v1 v ले लो क्योंकि यहाँ पे v है, तो v1 upon v2 इक्वल्स टू mu2 upon mu1, यही होगी वैल्यू, तो sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू mu2 upon mu1, तो वैल्यू कितनी आ गई, mu2 1, sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू mu2 1, ठीक है। कोई डाउट, इट्स स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ है जो प्रूव हो चुका है ना, यानी कि दोनों प्रूव कर दिए उन्होंने, हाँ डेरिवेशन आता है बेटा ना। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से लिख लें इसको, मैं फिर नेक्स्ट लिखेंगे, और नीचे लिख लेना, हेंस हाइगन्स प्रूव दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेवलेट्स, बाय वेवलेट्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, पहले ये तो खत्म होने दो, सीक्वेंस से चलेंगे अपन, ड्यूल नेचर होगा नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद में एटम, फिर होगा न्यूक्लियाई, फिर होगा सेमीकंडक्टर और चैप्टर बुक खत्म। रेडमी रिपीट, क्या रिपीट करूं भाई इसमें, क्या रिपीट करूं मेरे को बताओ तो, लास्ट में EMW, हाँ एक बच गया था। नेक्स्ट टॉपिक, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स, जो मैंने लाइन बोली है वो लिख लो, हैंस, वो जो टॉपिक है ना अपना इसका, वही हैंस रिफ्रैक्शन प्रूव्ड बाय दी, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते उनको, नहीं बोल रहा, जाओ लैंग्वेज लिखनी है कि हैंस हाइगन्स प्रूव दी, 5 फरवरी तक क्यों हो जाएगा भाई खत्म, SKPM 5 फेब तक कोर्स क्यों खत्म होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, हैंस बोर्ड है, क्या बोर्ड है, कोहेरेंट, टॉपिक डालो, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स, क्या होता है कोहेरेंट, हैंस के बाद अभी मेरे को ही बोलना पड़ेगा मतलब, है ना, हैंस लिख लो बोल रहा हूं, एक लाइन नहीं लिखी जा रही तुमसे, हैंस हाइगन्स प्रिंसिपल, hence Huygens principle prove the refraction of light,
ठीक है। Hence Huygens principle prove the reflections of light. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हो चाहो तो इसमें, बाय उसके आगे और जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ देना, बाय वेव थ्योरी। और कुछ जोड़ा है उसमें? बस बहुत है, कॉपी बढ़ जाएगी वरना तुम्हारी। अभी बताओ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स जल्दी से बोल दो। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज और फ्रीक्वेंसी लिखो। हाँ सही है, टाइम के रेस्पेक्ट में नो वेरिएशन, राइट। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट फेज हो, सेम वेवलेंथ हो, वही कोहेरेंट होंगे। पार्ट डिफरेंट नॉट डिपेंड ऑन टाइम, राइट। लिखते जाओ कोहेरेंट, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, मतलब कांस्टेंट हो सब कुछ, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट वेवलेंथ, वो सब कौन से कोहेरेंट। और जिनमें कोई भी एक चीज चेंज होती है, चाहे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, क्या आ जाएंगे? इनकोहेरेंट। और टू सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोई भी टू सोर्स दिए हुए हैं तो वो टू सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। वो टू सोर्स कब कोहेरेंट हो सकते हैं? जब ये सब कुछ चेंज हो, जो चेंज हो रहा था वो सेम हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी एक सोर्स को टू पार्ट में डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्स फाइंड कर सकते हैं। किसी एक सोर्स से ही टू वेव्स जनरेट करें या टू लाइट जनरेट करें, वो कोहेरेंट हो सकती है, बट टू डिफरेंट, क्या हो रहा है उल्टा सीधा कैसे इधर आ रहा हूँ, ये इधर, बट टू डिफरेंट सोर्स डज नॉट कोहेरेंट, विल नॉट कोहेरेंट। ठीक है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, वो सब सेम हो ही नहीं सकती। तो लिखो इसमें, टू एंड मोर सोर्सेज आर, लिखना स्टार्ट करें, थोड़ी सी थ्योरी लिखा नहीं फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। टू और मोर सोर्सेज आर said to be coherent. Two or more sources are said to be coherent source if they produce light of same frequencies, if they produce light of same frequencies and wavelength, same frequencies and wavelength with same phase or constant phase, with same phase or constant phase, same phase with with same phase or constant phase। ठीक है। सेम फेज हो, कांस्टेंट फेज हो, या सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, वो क्या होंगे? कोहेरेंट। नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन में कुछ मैं 4 to 5 लाइंस लिखाऊंगा, मतलब 3 पैराग्राफ्स लिखाऊंगा जो पूरा क्लियर कर देगा आपको। देखो नेक्स्ट लाइन में, two different sources with same frequency, two different sources with same frequency are not coherent, source because the light produces by these source, the light produces by these source are not in constant phase,
are not in constant phase. क्योंकि उनकी कांस्टेंट फेज नहीं होंगे, हाउ क्या, एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैंने बोला है टू डिफरेंट सोर्सेज विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी हो बट क्या है उनका कांस्टेंट फेज नहीं है, यानी कि आगे पीछे चल रही है, उनका पाथ सेम नहीं है, एक आगे एक पीछे है ना। टू डिफरेंट, मैंने बोला था टू डिफरेंट सोर्सेज विथ सेम फ्रीक्वेंसी आर नॉट कोहेरेंट सोर्स बिकॉज द लाइट produced by these sources are not in constant phase, are not in constant phase. हाँ फेज अलग होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, अब मान लो कांस्टेंट चाहिए तो फिर क्या करें, एक ही सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट्स को अपन टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो कोहेरेंट होगी। अब टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से मेथड से करेंगे, उनके 1 मार्क्स में नाम पूछे थे, मेथड अपन नहीं पढ़ेंगे, केवल नेम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नेम होते हैं, मेथड होते हैं वो, जिनसे एक ही सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट्स को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वाईडीएसी तो इसको एक्सप्लेन करता है बेटा, वाईडीएसी नहीं, सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड, मतलब स्लिट से कर सकते हैं, लेकिन स्लिट से किस मेथड के थ्रू, डिवाइडेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट, वीवो का आया एक आंसर सही, वीवो। एक तो डिवाइडेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड है वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, डिवाइडेशन एम्पलीट्यूड मेथड, और एक वेव फ्रंट डिवाइडेशन, वेव फ्रंट और एम्पलीट्यूड डिवाइडेशन टू मेथड होता है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, टू क्रिएट CREATE, create coherent source, to create coherent source we divide one source into two different sources by using amplitude dividation and wavefront dividation, by using amplitude dividation and wavefront dividation। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये तो अभी तक अपन कोहेरेंट को ही डिफाइन कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन, सर कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन रिपीट, यार कोहेरेंट की तो बहुत पहले बोली थी बेटा, रिपीट किसको रिपीट करें, ऐसा मत करो, रिपीट इस लाइन को जरूर कर सकता हूं मैं। टू क्रिएट कोहेरेंट सोर्स we divide one source into two different sources by using amplitude dividation and wavefront dividation, amplitude dividation and wavefront dividation। क्या लिख रहे हो बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे यार सर कोहेरेंट सोर्स रिपीट, बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट में कोहेरेंट सोर्स को भी रिपीट कर दो, नहीं तो ये प्राण पी जाएंगे मेरे। लिखो, टू और मोर एम्पलीट्यूड डिवाइडेशन, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, वेव फ्रंट को तो अभी इसी मेथड में आ जाएगा अपने पास, वेव फ्रंट तो अभी थोड़ी देर में, मतलब जब वाईडीएसी बढ़ेंगे तब वेव फ्रंट डिवाइडेशन मेथड ही यूज लेता है। वैसे एम्पलीट्यूड, लाइट जब मूव करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, वो अपने नहीं है, बस नाम ध्यान रखो। यहाँ पे वेव फ्रंट डिवाइडेशन यूज लेंगे, मैं उसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ भाई, कोहेरेंट की। Two or more sources are said to be coherent. Two or more sources are said to be coherent source if they produce
if they produce light of same frequencies and wavelength and wavelength with same phase or constant phase ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, सभी लिखें। अभी तक मैंने कोहेरेंट के बारे में बात की थी, इनकोहेरेंट के बारे में बात नहीं की है, तो वही करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लाइन में two or more sources are said to be incoherent source if they produces light of different frequencies if they produces light of different frequencies or they produces light of same frequencies but their phase changes with time. ठीक है। ये थियोरिटिकल थोड़ा सा टॉपिक था कि कोहेरेंट क्या है। कोहेरेंट में सिंपल सी ध्यान रखना कि फेज सेम हो, फ्रीक्वेंसी चाहे फ्रीक्वेंसी अपने आप सेम हो जाएगी, बट इनकोहेरेंट के लिए फेज चेंज हो गया, चाहे फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन फेज चेंज है, तो वो कौन सा होगा? इनकोहेरेंट। टॉपिक डालो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब सर ऑफलाइन क्लासेस चल रही, हाँ चल रही ना ऑफलाइन, मतलब अभी स्टार्ट अपना सारा शायद रिवाइज कुछ एक फिर वाले से सब मिक्सिंग करेंगे, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या करने वाले हैं, अलग बेच रहेगा या इसमें मिक्स करेंगे। इसमें तो मिक्स कैसे होंगे, ये तो लास्ट चल रहा है, लास्ट आ जाएंगे अपन। एक वेब तक तो ये आधी से ज्यादा किताबें खत्म हो गई, 4 चैप्टर और बचेंगे, उसमें कैसे मिक्स करेंगे बच्चों को, या तो अलग से स्टार्ट करना चाहिए उसको भी, नहीं तो सब कुछ गोलमाल हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो इंडिविजुअल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? टोटल के इक्वल। तो लिखो इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, according to principle of superposition, the resultant amplitude of displacement produces by number of waves meeting at a point, amplitude of displacement कहाँ गए? हाँ रिपीट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ superposition, the resultant amplitude of displacement produces by number of waves
produces by number of waves meeting at a point in the space is equal to vector sum of displacement of individual waves ठीक है of individual waves. तो y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 प्लस डैश 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 yn वेक्टर, यही लिखा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेक्टर सम इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होता है, यही लिखा है, लिख लें। फिर टॉपिक डालें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मेन टॉपिक की तरफ आते जा रहे हैं अपन। मेन इसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ही है, क्योंकि पीछे का पोलराइजेशन तो डिलीट पोर्शंस में है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पोलराइजेशन की हिंट वो तो अभी तो लास्ट में आएगा ना, पहले इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, फिर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में YDAC पढ़ेंगे, फिर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फिर आता है पोलराइजेशन। अभी से कहाँ हिंट दे दूं? बोलो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताओ अभी तो, व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? अभी तक जो पढ़ा वो डिलीट पोर्शन, किसने कहा डिलीट पोर्शन में है? क्या तुमने किसने कहा डिलीट पोर्शन में था? है वो सिलेबस में। मैंने बोला है कि यार डिलीट पोर्शन पर कौन होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पढ़ाया गया अभी तक मैंने? ध्यान ही जाने का है। फिर अभी तक जो पढ़ा है सब सिलेबस में है, ये बताओ फटाफट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मैक्सिमम ऑफ टू सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, मैक्सिमम ऑफ टू सोर्स ऑफ लाइट। और अरे इंटरफेरेंस, व्हाट इज द इंटरफेरेंस? तुमने सब पढ़ा होगा, जमूरो पढ़ा ही नहीं करते बस। एम्पलीट्यूड 8 होगा और रिजल्टेंट लाइट वेव फॉर्म होगी और बोलो जल्दी जल्दी, कोई नहीं बोल रहे। तो ये ध्यान रखो, इंटरफेरेंस क्या है? लाइट का एक फिनोमिना है जिसके अंदर व्हेन टू एंड मोर लाइट्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का वापस क्या हो जाना? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना। उसी फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी। कहां पे होगी लेकिन ये रीडिस्ट्रीब्यूट? जब ये मीटिंग और सुपरपोज होगी टू ईच अदर। और इसमें भी ये ध्यान रखना, जहां सुपरपोज हो रही है वहां पे इफ यू फाइंड द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, देन दिस पॉइंट इज नोन एज ब्राइट पॉइंट। क्या नाम दोगे बेटा? ब्राइट। और उस ब्राइट पॉइंट जहां फाइंड होता है उस इंटरफेरेंस को क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Constructive interference. And when two and more lights are superposed to each other and you find the intensity, that is light energy, minimum, then this point is known as dark and this interference is known as destructive interference. इंटरफेरेंस कितने टाइप्स में बात करेंगे अपन? टू,
First is constructive and second is destructive. Constructive, that is the intensity is maximum. This point intensity is maximum and this point is known as bright point. And if you find the intensity is minimum, this is dark point, and this phenomena of the interference is known as destructive interference. राइट तो डेफिनेशन लिखें, फिर वो सब मैं लिखा ही दूंगा एक के बाद एक. तो डेफिनेशन फिर उसके बाद इक्वेशन बनना स्टार्ट होगी और वो इक्वेशन लगभग कितनी होगी 15-16 इक्वेशंस तो आएगी एक साथ पूरी चलेगी y1 y2 फिर दोनों को लेंगे. समझ नहीं आया पहले लिख लो फिर उसको पढ़ लेना सब समझ में आएगा. ठीक है एक बार लिखो तो सही सब आ जाएगा. The interference of light is the phenomena. पहले लिखो तो सही एक बार मैं समझा दूंगा पहले लिखो और जो लिखा है उसको पढ़ना अपने आप आ जाएगा फिर भी मैं समझा दूंगा. The interference of light is the phenomena of redistributions of light energy. Redistributions of light energy. ब्रैकेट में लिख लो इंटेंसिटी. यहाँ पे इंटेंसिटी ही लाइट एनर्जी को एक्सप्लेन करती है तो लिख लो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ redistributions of light energy ब्रैकेट में इंटेंसिटी in the medium when coherent light waves superpose to each other in the medium. Superpose to each other in the medium. Repeat करूं. The interference of light is the phenomena of redistributions of light energy in the medium when coherent light waves superpose to each other in the medium. अब भी समझ में नहीं आया डेफिनेशन पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है रिडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइट एनर्जी. यही तो है ना. कब जब सुपरपोज लाइट्स कोहेरेंट लाइट्स आर सुपरपोज टू ईच अदर जब वो एक दूसरे से मिलेगी तो फिर वापस जैसे लाइट की एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी उसको ही क्या नाम देते हैं उस फिनोमिना को ही. वो मुझे कुछ समझ नहीं आता 11th के भी. यार बेटा वो 11th की बात अलग है 12th पढ़ रहा है ना अभी तक तो आ गया ना या अभी तक नहीं आया क्या. बस पढ़ते रहो आ गया तो ऐसा क्यों सोचते हो कि वेव नहीं आता सब आता है. अब भाई मेन ध्यान क्या रखना है इसके आगे वो रिपीट करवा रहा था इसके आगे क्या ध्यान रखना है जहां सुपरपोज हुई है लाइट वहां की इंटेंसिटी यानी कि लाइट एनर्जी इफ यू फाइंड द मैक्सिमम उस पॉइंट पे यदि लाइट की एनर्जी क्या आती है मैक्सिमम तो उस पॉइंट को क्या नाम देंगे ब्राइट. और उस फिनोमिना को वहां पे जो इंटरफेरेंस होगा उसको क्या नाम दोगे कंस्ट्रक्टिव. यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम देते हैं और उस पॉइंट को ब्राइट पॉइंट. और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड होती है जहां मीट हो रही है वहां पे तो वो डार्क पॉइंट होता है और उस फिनोमिना को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम देते हैं. ठीक है लिखो नेक्स्ट लाइन में व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स when light emitted from coherent sources
and superpose on each other then at some point in the medium कॉमा लगाओ वहां पे और फिर लिखना कॉमा लगा के the intensity of light becomes maximum ब्रैकेट में लिख लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट बिकम्स मैक्सिमम और ब्रैकेट में लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्रैकेट क्लोज and at some points the intensity of light becomes minimum ब्रैकेट में लिख लो destructive interference फुल स्टॉप फिर लिखो इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ठीक है इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न लाइट इंटरफेरेंस इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नेक्स्ट मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस अब इंटरफेरेंस की एक मैथमेटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब अरे जो बन रहे हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे उनको इंटरसेक्शन कहाँ बोला मैंने अमान एक बार पढ़ो तो सही बेटा क्या समझ में नहीं आया यार बार बार वही लाइन रिपीट सर समझ नहीं आया एक बार पढ़ो तो सही उसको वही तो हो रहा है ना जहां मीट हो रही है इंटेंसिटी मैक्सिमम है उस पॉइंट को क्या नाम दिया अरे सम पॉइंट्स का मतलब जहां पे मीट हो रहे होंगे वो मैथमेटिक बोल रहा हूँ अरे 11th की बात ही नहीं कर रहा मैं तो 12th की बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद फिनोमेना ही के इंटरवल के बाद फर्स्ट रिपीट होते हैं क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी बड़ी बड़ी इतनी लैंग्वेज लिखते हैं क्या मैथमेटिकल आगे बढ़ो पता नहीं पहले क्या लिखा है मैंने भूल गया मैं लिखा क्या मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ क्या देखूं ये तो बताओ यार क्या लिख रहे हो मतलब इंटरफेरेंस टेम्परेरी फिनोमिना है और एक इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होता है हाँ इंटरफेरेंस का मतलब तो रेगुलर अरे यार बैक पेज में क्या लिखा है मैंने कुछ नहीं लिखा बैक पेज में ठीक है ना हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद हाँ कंस्ट्रक्टिव फिर डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मतलब ऑलवेज यही मिलते हैं इनमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होता है लेकिन मिलेंगे ये एक कंस्ट्रक्टिव होगा उसके बाद डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेट मिलते हैं देखो अपने पास अपन टू कोहेरेंट वेव्स आर
यहाँ पे ध्यान दो, टू कोहेरेंट। अब ये इक्वेशन चलेगी है ना, लंबी चौड़ी इक्वेशन आएगी। अब यही ध्यान रखना, भूल जाओ सब पुराना जो भी पढ़ा हो जो नहीं। टू कोहेरेंट waves आर, और कौन कौन सी है, एक तो है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये टू वेव्स लेके चल रहे हैं अपन, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ठीक है, ये जहां पे मीट होगी वहां पे क्या होगी, वेव। व्हेन दे मीटिंग एट अ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी। डायरेक्ट लिख दो तुम तो, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। होगा नहीं होगा, अरे पेस्ट रन कर दूं। नो 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 नो, यस यस नो। अरे जो नो यस करने वाले, नो करने वाले उन्होंने भी लिख ही लिया होगा। अब तो दो इक्वेशन लिखनी है, दोनों को ऐड करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जल्दी लिखो आयुष बेटा। अब दोनों की वैल्यू रखो, पहले की कितनी थी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही हुआ। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इन दोनों इक्वेशंस को नंबर बाद में देंगे। चलो इसको ओपन कर दें साइन a प्लस बी से, तो a2 साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। कोई डाउट, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, a1 बच क्या गया, a1 प्लस a2 कोस 5, यही है। और ये साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 कोस ओमेगा टी, यही होगा। यहाँ पे अपन कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या मान के चलते हैं, लेट a1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो या तो, a1 प्लस a2 कोस 5 को, तो यहाँ पे क्या है, ये कोस है ना, तो कोस वाली टर्म लेके चलो। कोस वाली टर्म का मतलब a कोस थीटा मान लेते हैं सोल्व करने के लिए आगे, और ये a2 साइन 5 जो है उसको a साइन थीटा ले लेते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इनको यहाँ पुट करें तो अपने पास y इक्वल्स टू a कोस थीटा साइन ओमेगा टी। सर इक्वेशन 1 2 तो आगे ही नहीं दी है, 4 3 आगे की दे दी क्या, 1 2 मैंने कहा लिख, 1 2 दे दी क्या यार, 1 2 दे दी, तो ये 3 ये 4 ये 5। ठीक है, कितना हो गया, a कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी कोस, नहीं साइन थीटा, a साइन थीटा कोस ओमेगा टी। बैक पेज, बैक पेज के लिए कहाँ से आते हो उठ उठ के, अब मैंने इतने पूरा पेज भर गया, अब बैक पेज याद आया। कीर्ति सेठिया,
ठीक है, दोनों को, अब दोनों यहां से क्या हो गया, ए कॉमन आ गया तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी ये आएगा, ए कॉमन आया तो ए कोस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कोस ओमेगा टी दैट इज क्या हो गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन ए प्लस बी की इक्वेशन जनरेट हुई थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6 एंड इट्स इक्वेशंस किसकी है, इट इज द इक्वेशंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, इट इज द इक्वेशन ऑफ resultant wave, it is the equations of resultant wave। और इसमें थीटा क्या है, थीटा क्या है, ए क्या है, ए amplitude of resultant wave, थीटा क्या है, थीटा फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब निकालेंगे अपन क्या, इन दोनों की वैल्यू एम्पलीट्यूड की और बैक पेज, अरे यार जल्दी लिखो, बैक पेज बैक पेज, एसके डन, एसके के नाम से जो भी बेटा लिख लिया गया जल्दी बोलो यार, फटाफट निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो और फेज डिफरेंस निकालो। थीटा तो फेज होगा ना, फेज डिफरेंस, फाइव वाले टर्म को ही एम्पलीट्यूड क्यों लिखा है, फाइव वाली टर्म्स को ही एम्पलीट्यूड क्यों लिखा है, मतलब अरे एक इक्वेशन आ गई ना दोनों मिलके, हुई नहीं हुई, इसलिए इक्वेशन 4 5 कैसे आया, 4 5 को तो माना है ना ये वाली इक्वेशन, ये रही, इसको मान लिया अपन ने सोल्व करने के लिए, वहां से आया। आपको निकालना है एम्पलीट्यूड, तो क्या 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर दे तो ए आ जाएगा, हाँ सोल्व कर दो, टॉपिक डालो पहले, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और एम्पलीट्यूड फॉर रिजल्टेंट वेव का मतलब ओमेगा टी वाले को भी तो ले सकते थे ना, एम्पलीट्यूड नहीं बेटा, ओमेगा टी वाले को नहीं लेते, फाई वाले को लेते, फेज डिफरेंस वाले को, ओमेगा टी तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। क्या करें, इक्वेशन 4 इसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन 5 इसका स्क्वायर, यही करें, तो 4 तो है क्या थी, a1 प्लस a2 कोस 5, a1 प्लस a2 कोस 5, और इधर था बैक पेज, बैक पेज ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये हो गई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कोस फाइव इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव, यही था ना, साइन फाइव इसका स्क्वायर, यहाँ तो ए स्क्वायर बच गया केवल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1, इधर हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, तो ये
कहाँ हुआ, कहीं कुछ गड़बड़? यस यस, मैंने कहा 1 क्यों नहीं बना? ये हुआ a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5। तो इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से क्या बाहर आ गया? a2, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5, दैट इज ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई अपने पास? 7। और इसको आप ऐसे रोड में लिखना चाहो तो लिख दो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कोस 5। दोनों में से कोई सी भी यूज ले सकते हो, है ना। ये तो आया एम्पलीट्यूड। और फेज निकालो तो फेज डिफरेंस जल्दी से फाइंड कर ले। फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, हाँ 5/4 ताकि टेन थीटा बन जाएगा। अरे मैं पेज टर्न कर दूं, जल्दी जल्दी पेज टर्न कर दें। क्या लिखे? वेयर फाई इज एंगल बिटवीन टू और किसका? हेलो, चल रही है 6:15 पे निपटेगी। हाँ हाँ, नहीं मैं भी यही आया था, मैं 4 बजे से आया, मेरे को कोई मिला ही नहीं। जाओ वो एसएमडी की, कहाँ जाऊँ मैं 4 बजे से? बैठा रहा वहाँ पे पार्क में। हाँ वो तो सही है। नहीं मैं यही था जब क्लास चल रही थी, मतलब वो उसके समय असेंबली में कहाँ जाऊँ, वहाँ बैठा रहा चुपचाप, कोई नहीं था, अमित सर भी नहीं था, मनोज जी तो डाउट नोट लगा। क्या काम था मेरे पास, पेपर नहीं पढ़े। पता नहीं मेरे को किस लिखी है, किसने लिखी? ठीक है मैं भी बात करूँगा। पता नहीं बोलेंगे, देखिए मैं बात करूँगा, मेरी क्लास चल रही है तो देखता हूँ। हाँ ये सब याद रखना है बेटा, याद रखना है। नेक्स्ट इक्वेशन है, अब तो लिख ही लिया होगा इतनी देर में। तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये सब याद रखनी है, अपने आप याद हो जाएगी, थोड़ी देर 1-2 बार पढ़ोगे तो क्या करें? इक्वेशन फिफ्थ डिवाइड बाय इक्वेशन 4, तो इधर तो ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, और इधर क्या था? a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाइव, यही था। तो ये a से कट, tan थीटा इक्वल्स टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2। सर कोई प्रॉब्लम ही हो गई? क्या प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसके हुई? तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? tan इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाइव। लिख लो जल्दी से।
जल्दी लिखे, फिर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इंटेंसिटी फाइंड करो फिर, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। वन प्लस टू का इसका प्लस टू, हाँ पहले रिलेशन बताओ क्या रिलेशन होता है, ध्यान रखना बेटा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कीर्ति बार बार बैक पेज में, आज केवल एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो अगेन एंड अगेन बैक पेज प्लीज, बैक पेज प्लीज, बैक पेज। फाइव था एंगल में, कहां से आ गया? और बेक, ये कौन है बेक करने वाला? सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ट्रूथ है? तो फाइव तो यहां से आया ना, डिवाइड करिए अपन ने इक्वेशन फोर, इक्वेशन ये रही ना, इन दोनों को फोर्थ और फाइव को डिवाइड किया, वहां से आया। हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहां पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क इशू है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कर दिया ना मैंने बैक, आपने लिख लिया ना, बस कोई नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेते, मैं बोलता रहता हूँ, चलती रहता है, बस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना जरूरी, जो लिखा है वो याद होना जरूरी है, वो याद नहीं होगा उसके बाद फिर मेरे को गुस्सा आएगा। अरे सेकंड टॉपिक नहीं है, उसी के चल रहे हैं, इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं उसी के लिए। इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर हुआ, तो ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर की आई बाई के। ऐसे ही ए वन की निकालोगे तो कितनी आएगी भाई, आई वन इक्वल टू के ए वन स्क्वायर। तो यहाँ से आई वन कितना है सर आप, मैं दयालु कैसे हो गया, मैं दयालु ही हूँ। हम आज बनाएंगे, अरे बना देंगे सब, पेपर ही पेपर ही, चिंता मत करो, अभी पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। नहीं मारूं मैं किसी को, मैं मारता वारता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मार भी देता हूँ, बात अलग है। पेज टू, अरे यार जल्दी लिख लो, अभी बहुत सारा बाकी, फिर इसमें कंस्ट्रक्टिव पढ़ना है, फिर डिस्ट्रक्टिव पढ़ना है, फिर उनकी कंडीशन लगानी है, अभी तो इक्वेशन आना स्टार्ट हुई है। हो गया नथिंग, पेज नंबर टू। आई वन कितना हो गया के, अरे ए वन स्क्वायर इक्वल टू आई वन अपॉन के, और ये आई टू की बात करेंगे तो के ए टू स्क्वायर, तो ए टू स्क्वायर इक्वल टू आई टू अपॉन के। इनकी वैल्यू किस में पुट कर दें, रिजल्टेंट की, फेज डिफरेंस में थीटा निकाला है। हाँ तो थीटा ही तो है रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस यार। इक्वेशन कहाँ गई, ये सेवन में पुट कर दो, इक्वेशन पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन से सेवन, फेज डिफरेंस पुट इन इक्वेशन सेवन। थीटा तो रिजल्टेंट वेव का है, और वो दोनों वेव्स के बीच में बेटा, वीओ y1 y2 के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो फाइव था, लेकिन रिजल्टेंट वेव की बात करेंगे तो वहां पे थीटा, तो कितना आ गया 70 ए स्क्वायर, ये थी ना से 7 कहाँ गई, ये रही
ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, तो वैल्यू रख दो ए स्क्वायर यानी कि I1 I बाई के, ये हुआ I1 अपॉन के, ये हुआ I2 अपॉन के, और ये क्या था 2A1 A2 था ना, 2A1 यानी कि रूट I1 अपॉन के रूट I2 अपॉन के कोस फाइव। तो यहाँ से के तो कट, के स्क्वायर हो गया, बच गया गई ए आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाइव। ये इंटेंसिटी की इक्वेशन। अरे कहाँ पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट ध्यान रखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक पेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये लो बैक पेज, जल्दी लिखो फटाफट। फिर टॉपिक डालें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी में लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी इक्वेशन आ गई, 9th आ गई है, 9th लिख देंगे। हाँ टाइम सब बस बहुत है, टॉपिक डाल के तो छोड़ दो ताकि कल मुझे बता दोगे। इक्वेशन नंबर 9 कौन सी आई, 8, इसको दे दो ना 9, तो ये 9 ये 10, इक्वेशन नंबर 10, और टॉपिक डाल के छोड़ दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे ये डेरिवेशन मतलब ये यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ की कंडीशन है YDAC में यूज होगी, जो YDAC पढ़ेंगे ना उसमें। लगा तो दिया बेटा बैक पेज। डेरिवेशन आने का मतलब ये डेरिवेशन नहीं आता फिर से, इससे भी बैक, इससे बैक। क्वेश्चन ये रही 9, इक्वेशन नंबर 9।